सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा गौमुख आसन को सही तरीके से कैसे किया जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि गौमुख आसन को कौन कौन कर सकता है। दोस्तों पुरुषों में अंडकोश बड़े होने की समस्या होती है तो वो इस आसन को कर सकते हैं। महिलाओं की गर्भथैली फैल जाती है तो वो भी गौमुख आसन का अभ्यास कर सकती है। और दोस्तों अगर किसी को भी स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, जो कंधे हैं वो जकड़े होने की समस्या है, या फिर जो गर्दन है वो स्टिफ हो गई है, जकड़ गई है, तो वो भी इस आसन को कर सकते हैं। साथ के साथ किसी भी व्यक्ति को अगर अस्थमा की समस्या है तो वो भी इस आसन को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति को इनमें से कोई भी समस्या नहीं है तो वो इस आसन को कर सकते हैं ताकि भविष्य में उन्हें इस तरह की समस्याएं उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों जल्दी से देखते हैं कि इस आसन को कैसे किया जाता है। बहुत ही सरल ये योगाभ्यास है और कोई भी व्यक्ति इसको किसी भी एज ग्रुप का कर सकता है। तो दोस्तों गौमुख आसन के लिए सबसे पहले हमें अपने पैरों को सीधा कर लेना है। इस तरह से दोनों पैर मिले हुए रहेंगे और आपकी जो कमर है वो सीधी रहेगी। उसके बाद दोस्तों आपको किसी भी एक घुटने को मोड़ना है। एक घुटने को मोड़िए और अगर सपोज जैसे मैंने बायां अपना घुटना मोड़ा हुआ है तो बाएं पैर को आपको दाईं थाई के नीचे ले जाना है इस तरह से, और फिर अपने दाएं घुटने को मोड़ना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा बाईं एड़ी है वो मेरे बाएं नितंब को जो है टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। और जो हमारे घुटने हैं दोस्तों वो एक सीध में होने चाहिए। तो मैं सामने की स्थिति में आ जाता हूँ इस तरह से। ये देखिए दोनों घुटने आपके एक सीध में रहेंगे। जिनकी थाइस थोड़ी मोटी होती है उनको समस्या हो सकती है इस आसन को करने के लिए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपसे जितना संभव है उतना आप कीजिए। अगर एक सीध में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। तो दोनों घुटने एक सीध में होने के बाद आपकी दोनों जो एड़ियां हैं वो बगल में रहेंगी आपकी थाइस के। कमर एकदम सीधी है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो घुटना आपका ऊपर है वही हाथ को आपको ऊपर ले जाना है। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो कैसे करना है। आपकी जो उंगलियां हैं वो नितंबों के बगल में, और फिर सांस लेते हुए आपको दाहिने हाथ को ऊपर ले जाना। अब मैं दाहिने हाथ को ही ऊपर क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो दायां घुटना है वो ऊपर की तरफ है। फिर आपको बेंड करना है अपनी दाहिनी कोहनी को, और फिर अपनी बाहिनी कोहनी को भी आपको बेंड करना है, और फिर दोनों उंगलियों को ऐसे जकड़ लेना है। तो मैं एक बार आपको पीठ वाला हिस्सा भी दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाए कि हो क्या रहा है। तो इस तरह से आप देखिए घुटने एक सीध में है। ये ऐसे हमने कोहनी मोड़ी, बाहीं कोहनी मोड़ी, और फिर आपको दोनों उंगलियों को इस तरह से पकड़ लेना है। और आप देख सकते हैं कि जो मेरा दाहिनी कोहनी है वो कान के बगल से एकदम सीध में है। चेहरा एकदम आपका सामने की तरफ रहेगा। तो दोस्तों ये थी गौमुख आसन की अंतिम स्थिति। इस स्थिति में आपको कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहना है। ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए आप इस आसन को कम से कम 5 मिनट तक कर सकते हैं, और उसी स्थिति में आप बने रहेंगे। आपकी जो श्वास है वो जो है सामान्य रहेगी, यानी कि किसी भी तरह का आपको कोई प्रयास नहीं करना है तेज़ या हल्की सांस लेने के लिए। सामान्य श्वास और प्रश्वास आपको लेती रहनी है। अगर दोस्तों आप अपनी जो कोहनी है उसको सर के पीछे भी ले जाएंगे तो वो भी सही है, यानी कि जो योग ग्रंथ हैं उसे उनमें इसको भी सही माना गया है। और दोस्तों जो आपकी आंखें हैं वो आपको अपनी नसिका पर रखनी है, यानी कि इसको नसिकाग्र कहते हैं। जो दृष्टि है वो आपकी इस तरह से नोज टिप पर रहेगी। तो दोस्तों जहाँ ये आसन आपको शारीरिक लाभ देता है, इस तरह से आपकी जो दृष्टि है नसिकाग्र यानी कि नोज टिप पर होने पर आपको मानसिक लाभ भी होगा। आप एक अलग ही शांति का अनुभव करेंगे। तो दोस्तों इसे गौमुख आसन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें गाय के मुख की आकृति बनती है, और जो है जब इस आकृति को हम बनाते हैं तो इससे पुरुषों में अंडकोश पर दबाव बनता है, जिससे वो अपने सामान्य जो साइज़ है, शेप है, उस पर आते हैं। और जो महिलाओं की जो थैली जो फैली होती है तो वो सिकुड़ने लग जाती है। ख़ास तौर पर जो महिलाएं प्रेग्नेंट होने के बाद डिलीवरी दे देती हैं उसके बाद में उन्हें उस गर्भ थैली को वापस अपने स्थान पर ले जाने के लिए गौमुख आसन लाभदायक होता है। साथ के साथ ये हमारी छाती का विस्तार करता है। तो अस्थमा के रोगी जिन्हें सांस लेने में समस्या होती है, क्योंकि ये मांसपेशियों का विस्तार कर रहा है, उससे हमें श्वास लेने में
जो है सरलता होती है, तो इसलिए अस्थमा के रोगियों के लिए लाभदायक है। स्पॉन्डिलाइटिस के केस में ये हमारी जो मेरुदंड है उसको सीधा रख रहा है, तो इसलिए लाभदायक होता है। साथ के साथ जो मांसपेशियां हमारे शोल्डर और नेक में होती है उनको ये एक तरीके से एक्सरसाइज देता है, उनसे जो टेंशन होती है, तनाव होती है, उनको रिलीज करता है। तो इस वजह से अगर कंधे में जकड़न है काम करने की वजह से, करने की वजह से नेक में, अगर आपकी गर्दन में जकड़न है तो वहाँ पे भी इससे लाभ होता है और आप काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।